वेलकम फ्रेंड, मैं भैया चंचल आप लोग को स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज साइंस स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज का लेसन नंबर 8 है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होता है, देखिए जान लेते हैं। वायु में लगभग जो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है और जल में लगभग 1500 मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में होता है 0 मीटर पर सेकंड और इस्पात में सबसे अधिक होता है लगभग 5000 मीटर पर सेकंड। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे अधिक किस में होता है, इस्पात में, और सबसे कम जो होता है आपको वायु में होता है। ऐसे तो निर्वात में होता है, क्योंकि निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता है, इसलिए उसमें जो है ध्वनि की चाल क्या होता है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग। तो अभी क्या आया था, इसके पहले मैंने बता दिया है कि वायु में कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और क्या होता है पर डिग्री सी। ठीक है, पर डिग्री सी ताप बढ़ने पर जो है कितना बढ़ता है वेग का मान, तो 0.612। ठीक है, लगभग 612 मीटर पर सेकंड से जो है वायु में ध्वनि का वेग जो है इंक्रीज कर जाता है किसी भी मीडियम में। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है, किसके यानी क्रॉसपोंडेंस होता है। तो देखिए 80 डेसिबल तक जो है क्या होता है कि इसको अच्छा ध्वनि माना जाता है, जिसको जो है मनुष्य जो है सुन पाता है। ठीक है, जैसे ही 80 डेसिबल से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मनुष्य का कान जो है खराब होने लगता है, यानी कि वह प्रदूषण में गिनती आने लगता है। ठीक है, तो देखिए साधारण वार्तालाप तो होगा नहीं, क्योंकि 80 डेसिबल से ज़्यादा है हमारा। ठीक है, अब देखिए ठीक सुने जाने वाली ध्वनि, तो 80 से जो कम होगा वो क्या होता है, सुनने जाने वाली होता है। साधारण वार्तालाप में लगभग जो है 20 से 10 और 20 के बीच लगभग होता है डेसिबल। और गली की शोरगुल की आवाज़ जो होता है ये लगभग आपको 85 से 90 डेसिबल के बीच होता है। और मशीन या दुकान का शोरगुल जो है लगभग 90 से 100 डेसिबल के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ठीक है, तो 100 डेसिबल के बीच में लगभग होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कि यदि सितार और बांसुरी की स्वर बजाया जाए तो उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण लिया जा सकता है। देखिए यदि समान नोट पर जो है अगर दोनों को बजाया जाए, सितार और बांसुरी को, तो क्या होता है कि तारत्व और प्रबलता, ठीक है, तारत्व और प्रबलता जो है समान होता है, लेकिन क्वालिटी जिसको गुणता कहते हैं वो क्या होता है, अलग होता है। तो किससे अलग होता है, क्वालिटी में। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि की गुणता से जो है अलग किया जा सकता है कि बांसुरी बज रहा है या सितार का आवाज़ है। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ क्वालिटी से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 75 कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि देखिए चंद्रमा पर क्या होता है कि वहाँ पर कोई भी निर्वात नहीं है, यानी कि मीडियम नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं होता है तो क्या होगा, वहाँ ध्वनि का जो है चाल क्या बताया निर्वात में, तो निर्वात में जो है ध्वनि की चाल क्या है 0 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए वहाँ पर ध्वनि ट्रैवल ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, वह जो है किसी भी चीज़ को सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है एक दूसरे से की बात को नहीं सुन पाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर चंद्रमा की जगह निर्वात भी रहेगा तो क्या होगा कि वायुमंडल नहीं होता निर्वात में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डेसिबल जो है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो प्रकाश की गति, ऊष्मा की गति, ये ध्वनि की तीव्रता या रेडियो तरंग की आवृत्ति। तो देखिए इसका राइट आंसर होता है ध्वनि की तीव्रता को। तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है और ये 80 डेसिबल तक जो है मनुष्य जो है सुन सकता है। इसका माने कान इतना तक सहन कर सकता है, इसके ऊपर जैसे होगा तो क्या होगा, मनुष्य बहरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापा जाता है। अब देखिए प्रकाश की गति को जो है आप लोग जानते हैं क्या, मीटर पर सेकंड में, और रेडियो तरंग की आवृत्ति को क्या होता है आपको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कि ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए ध्वनि तरंग जो है प्रतिध्वनि, यानी कि प्रतिध्वनि कहने का मतलब है कि जो ध्वनि गया वह ध्वनि जो है क्या हो गया, फिर परावर्तित हो गया। तो क्या होता है वह परावर्तित ध्वनि, तो परावर्तित ध्वनि ही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। तो इसलिए किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। परावर्तन क्या होता है, तो जो ध्वनि गया किसी जो है अवरोधक से टकराकर सेम मीडियम में ही क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, तो उसी को कहते हैं परावर्तित ध्वनि। अब देखिए तो इसमें क्या होता है कि प्रतिध्वनि होने के लिए लगभग 6.8 मीटर दूरी होना चाहिए। ठीक है, तब प्रतिध्वनि जो है सुनाई पड़ता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। और देखिए अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है, तो ये अपवर्तन में क्या होता है कि कोई भी जो है प्रकाश की चाल जैसे कि हो गया, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, उसकी गति और दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए विवर्तन किसको कहते हैं, तो विवर्तन के कारण जो होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा पदार्थ होता है, उस पदार्थ से यदि प्रकाश टकराए तो उसके लास्ट भाग यानी नुकीले भाग से जो क्या होता है प्रकाश बाहर निकलता है, तो उस प्रकाश को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें दिशा भी उसका बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्यों, तो सोनार में जो है क्या होता है कि उससे जो है क्या किया जाता है, ध्वनि तरंगे पानी के अंदर भेजा जाता है, और वह जो है किसी वस्तु से क्या होता है, कोई वस्तु अगर पता लगाना है या समुद्र की गहराई में अपना है, ठीक है, तो इस प्रकार से पता लगा जाता है। क्या होगा, जब ध्वनि तरंगे भेजेंगे इसको, वो क्या होगा कोई वस्तु से टकराएगा और फिर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है फिर मेजर कर लिया जाता है कि कितना दूरी है पर वस्तु है या, ठीक है, तो उसकी पता लगाता है कि वस्तु है या कुछ नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए नौ संचालकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का आविष्कार जो है लेविस निक्सन ने किया था। कौन किया था, लेविस, देखिए किसने किया था, लेविस निक्सन, लेविस निक्सन ने जो है इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 79 हमारा क्या है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। देखिए कोई भी ध्वनि स्रोत होता है और श्रोता के बीच में जो उतार चढ़ाव होता है उसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्यों, क्योंकि इसको जो है डॉपलर जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पता लगाया था कि जब कोई ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकल रहा होता है और कोई श्रोता उसको जब, ठीक है, सुनाई पड़ेगा, तो वो क्या होता है एक्चुअल जो है उसके आवृत्ति नहीं सुनाई पड़ता है, या तो कम या तो अधिक। तो इस प्रभाव को ही जो है डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कब, जब जो है ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच क्या होता है, आपेक्षिक गति होता है, रिलेटिव मोशन होता है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के
अपेक्षित गति में होता है तो इस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उस प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए रमन प्रभाव। रमन प्रभाव के कारण ही जो है, इस खोज के कारण ही डॉक्टर सीवी रमन को जो है 1930 में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि प्रकाश के स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें खोज किया था इन्होंने। ठीक है। इसमें क्या था कि जब कोई पारदर्शी माध्यम से जब कोई प्रकाश को दिया जाता था तो वह जो है अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता था। तो इस खोज के कारण ही जो है रमन को, यानी डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 80 कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या क्षीणता बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये घटना होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी क्या है, मोशन में होता है, और क्या है वहाँ पर क्या होता है, उसका रिलेटिव मोशन होता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी जो है आवाज़ जो है कम या अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति जो है घट या बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है किसी भी श्रोता को जो है आवाज़ या तो बढ़ा हुआ या तो घटा हुआ सुनाई पड़ता है। तो इस इफेक्ट को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आवृत्ति या तो बढ़ या घट जाता है। तो अब देखिए बिग बैंग सिद्धांत, तो ये जो है एडविन हेबल्स ने जो है बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार जो है ब्रह्मांड का जो है हमेशा क्या होता है, इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इनके अनुसार जो है एक ऐसा समय आ जाएगा क्या होगा कि ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा, यानी फट जाएगा। आर्किमिडीज ने जो है बायांसी के बारे में बताया था, उत्प्लावकता के बारे में, कि यदि कोई भी वस्तु जो है किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाए तो क्या होता है कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल वस्तु के क्या होता है वजन के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। आर्किमिडीज ने जो है बायांसीता का नियम दिया था, यानी कि उत्प्लावकता का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।